हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जी के फैक्ट में। आज फिर हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक या उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। संविधान का एक और इम्पोर्टेंट भाग, संविधान का भाग तीसरा जिसको बोला जाता है। आप सबको पता होगा कि हमारे संविधान में भागों में चीजों को बताया गया है, तो उसी में से एक भाग ये भी है जो कि जितना संविधान के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही भारतीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस मौलिक अधिकार से हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम इसके पॉइंटों को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन से अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान को भागों में बांटा गया है, तो उसी में से एक भाग ये भी है, भाग तीसरा में। इसमें अब आपको आपको पता है कि आर्टिकल्स होते हैं हमारे पूरे संविधान में, आर्टिकल्स में बांटा हुआ है। तो 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल में बताया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि आपको पता होगा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर और उनकी जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसमें जितने 7 अध्यक्ष जो थे, 7 जो कमेटी बनी थी, वो 7 लोगों की जो कमेटी बनी थी, उसमें उन लोगों ने, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से, उनके जो 60 देश थे, 60 टोटल 60 देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों का अवलोकन, अच्छी अच्छी बातों को देखा लिया गया है और हमारे संविधान में लिखा गया है। उसी में से एक मौलिक अधिकार भी था जिसे हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। तो जो मौलिक अधिकार है हमारा, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान के भाग जो 3 है, काफी बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ऐसा भाग है जिसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मूल संविधान यानी कि जो मौलिक संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकारों का बारे में बताया गया था। अभी जो हमारा करंट में है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकारों के बारे में इसमें बताया गया था। लेकिन हुआ क्या, 44 में, यानी कि 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के द्वारा, और संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया, यानी कि अब उसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं माना गया उसके 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी संविधान के भाग में अब जब इसको हटा दिया गया, यानी कि 1978 में से तो हटा दिया, तो अब इसको कहां डाला गया, तो इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिए गए। जहां ये पहले मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार हैं, यानी कि हमारे जैसे अभी 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 मैंने आपको बताया कि भाई 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें से जो 7वां वाला था उसको हटा दिया गया। उसको 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसको उसमें डाल दिया गया, उसके द्वारा हटा दिया गया और इसे 300 का के अंदर भाग 12 में डाल दिया गया है। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे। हम जानते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। आइए पता करते हैं। 6 मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। सेकंड वाला है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 19 से लेकर 22 में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो पॉइंट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 से लेकर 24 तक के अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है कि भैया अगर किसी भी भारतीय के साथ शोषण होता है, किसी भी तरीके का हो चाहे तो वो आर्टिकल्स का यूज करके, ये 23 से लेकर 24 तक के अनुच्छेदों का यूज करके अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है। फिर उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
आप सब जानते ही हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आता है संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। संस्कृत व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में संस्कृत व शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, पता करते हैं कि ये कैसे हैं इन आर्टिकलों में। सिंगल सिंगल आर्टिकल जानते हैं, मतलब अब एक एक करके पता करते हैं कि आर्टिकल हैं क्या। चलिए, अधिकारों का विस्तार से जानें। अब हम अधिकारों को विस्तार से जानते हैं। देखो, अनुच्छेद 12 ये राज्य की परिभाषा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ये राज्य की परिभाषा को प्रदान करता है कि भाई राज्य किस तरीके से होंगे, क्या होंगे, है ना, राज्य क्या होंगे। जैसे राज्य में आप संघ सरकार आती है, राज्य सरकार आ जाती है ना, और अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं वो आ जाती हैं। एनसीईआरटी को भी राज्य में शामिल कहा जाता है। तो राज्य की परिभाषा को पूरी तरीके से ये परिभाषित करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 13, यह घोषणा करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत, अपमानजनक सभी कानून शून्य होगा। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि भाई कानून क्या होगा, सीधा सा मतलब है कि कानून ये होगा कि अगर कोई भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक कोई भी कानून लागू होता है तो वो कानून शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब कानून कोई भी बना सकता है, चाहे वो राज्य सरकार बनाए, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए, अर्बन लोकल बॉडीज बनाए, यानी कि पंचायती जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब अगर कुछ गलत कानून बनता है तो वो भी शून्य कहलाया जाएगा। अब आते हैं हम अपने 6 मौलिक अधिकारों पे। ये तो 12 और 13 वाले आर्टिकल थे। अब आते हैं हम समानता का अधिकार, यानी कि 14 से लेकर 18 तक के बारे में। 14वां आर्टिकल क्या कहता है हमारा, 14वां अनुच्छेद हमारा क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण। यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब होता है कि कानून का शासन या उसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगी। ओके, मतलब विधि के समक्ष समानता होगा, मतलब राज्य सरकार हो या फिर कोई केंद्र सरकार हो, वो सबके लिए क्या होगा, एक समान कानून बनाएगी। अगला है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसके कहने का मतलब है कि किसी भी भारतीय के साथ कोई भी किसी भी अधिकार किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मूल हो, चाहे वो वंश हो, चाहे वो लिंग हो, या फिर वो कहीं भी जन्मा हो, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति से, भारतीयों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको कानून के तहत समान समझा जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करता है, यानी कि लोक नियोजन के विषय पे अक्सर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अक्सर की समानता, ये इस बार के बारे में बताता है। तो लोक नियोजन के विषय में अक्सर की समानता यह है कि राज्यों के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए जो भी संबंधित जो विषय होते हैं ना, सभी नागरिकों के लिए जो अवसर होगा वो समानता होगी उनमें, है ना, उनमें समानता होगी, भेदभाव इसमें भी नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। तो अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, मतलब किसी भी व्यक्ति से, भारतीय के किसी भी व्यक्ति से छुआछूत जैसा या उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उससे कोई भी अस्पृश्यता का अंत होगा, कोई भी उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध है ये। ठीक है, अगर उन्मूलन की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को गलत नजरिए से कुछ भी, उसको जाति वाति किसी भी आधार पर अगर उसको ऑब्जर्व करता है या किसी भी तरीके से करता है, तो उसको ये दंडनीय है हमारे हमारे कानून के अंदर। 18वां आर्टिकल अनुच्छेद 18, सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। तो सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है। सेकंड हमारा मौलिक अधिकार वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेके 20 में हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। 6 अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, 6 अधिकारों की सुरक्षा। 6 अधिकार, यानी कि 6 अधिकार कौन कौन से, वक्र एवं अभिव्यक्त। ठीक है, वक्र एवं अभिव्यक्त। सेकंड सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण,
पांचवा निवास और छठा वृत्त। तो 6 अधिकारों की सुरक्षा है। पहला वक्र एवं अभिव्यक्त, सम्मेलन, संघ, संचरण और निवास एवं वृत्त। तो इन 6 में हमें यह बताया गया है कि भाई जो पहला वाला है आपका वक्र एवं अभिव्यक्त, तो इसका मतलब होता है कि बोलने की हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, जैसे कि प्रेस को हमारी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है ना। सम्मेलन, हम शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, बस वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, बाकी हम उसमें सम्मेलन कर सकते हैं। थर्ड वाला है संघ, यानी कि हमको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ मतलब यूनियन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है हमें। उसके बाद आता है फोर्थ संचरण। संचरण सॉरी संचारण, संचारण का मतलब होता है कि भाई देश के किसी भी क्षेत्र में आप आना जाना कर सकते हो, यानी कि अवगमन अवगमन कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। छठा है सॉरी पांचवा है निवास। आपको पता है कि भाई हम किसी भी भारत में से किसी भी क्षेत्र में रहे, हमको हर कहीं निवास करने की और वहां पर अपना रोजगार पाने की, अपना पूरी तरीके से वहां पे जीवन जीने की स्वतंत्रता है। वृत्त, वृत्त का मतलब होता है, वृत्त जो है वो कोई भी व्यापार, जीविका, कुछ भी हम लोग इसमें इस तरीके से चला सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष व सिद्ध में संरक्षण। तो किसी भी अपराधी के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, किसी भी अपराध को सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अगर कानून बदलता भी है ना तो सजा नहीं बदलती है। इसमें होता क्या है, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, मतलब भाई जैसे होता है ना कि भाई मान लो किसी ने कोई अपराध किया, चोरी की, और चोरी करने के बाद पहले तो 500 रुपए दंड देना था, लेकिन बाद में चेंज हो गया तो 1000 रुपए दंड देना। तो अब वो व्यक्ति 500 ही दंड देगा, चाहे उसने अपराध उससे कानून बनने से पहले किया था। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण होगा। ठीक है, जो व्यक्ति को सजा मिली है वह गवाह नहीं दे सकता है, ये भी इसमें है। उसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण एवं दैहिक, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। उसको भी हम लोग इसमें मतलब प्राण एवं दैहिक जो है वो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। उसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधन। तो अब ये किस तरीके, तो हमारा जो ये अनुच्छेद 22वां है कि कुछ कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, तो 3 प्रकार की उसे स्वतंत्रता होती है कि वो 3 प्रकार से बातों को अपनी रख सकता है। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि हिरासत में उसे क्यों लिया जा रहा है। सेकंड होता है उसे अपने पसंद का वकील से सलाह लेने के अधिकार होते हैं। थर्ड ये होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी यानी कि उसको न्यायालय में पेश करना होगा। आने जाने का समय इसमें नहीं गिना जाता है। ओके, आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करी गई है। तो 23वां अनुच्छेद जो है वो है बालत श्रम का प्रतिषेध। बालत श्रम का प्रतिषेध यानी कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, या उससे कम उम्र में काम नहीं कराया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि यहाँ भी वही बात है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, यानी कि 25वां आर्टिकल ये कहता है, 25वां अनुच्छेद ये है कि अंतकरण की ओर धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब इसका मतलब यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को, कोई भी व्यक्ति धर्म को मानना, आचरण, प्रचार कर सकता है। यानी कि आचरण मतलब उसे अपना सकता है, मान सकता है और चाहे तो उसका प्रचार भी कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था खोल सकता है, शिक्षा दे सकता है, संस्थाएं खोल सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उसी तरीके की, उसी की चीज की। अगला अनुच्छेद 27 किसी धर्म को अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी टैक्स के लिए, मतलब किसी भी धार्मिक चीज के लिए टैक्स नहीं ले सकती। ठीक है, किसी भी धार्मिक चीज के लिए टैक्स नहीं ले सकती, टैक्स नहीं लेती है। कोई भी धार्मिक, मतलब कोई भी धार्मिक चीज करानी है, किसी को कहीं, किसी कुछ लोगों को मंदिर भेजना है, किसी या कुछ को गुरुद्वारे भेजना है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार, इस चीज पे कोई टैक्स नहीं दे सकती है। वो हम लोगों की मर्जी, हम चाहे तो दे सकते हैं और हम चाहे तो नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार बाध्य नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी कि पांचवा जो हमारा मूल अधिकारों में है, पांचवा है, वो है संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, यानी कि जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी लिपि यानी कि अपना लेखन और अपनी संस्कृति की सुरक्षा है, मतलब वो जिस भाषा में चाहे उस भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद की संस्था चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब यह है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब वो अपने वर्ग में अपने पसंद की संस्था चला सकता है, जो भी उसको संस्था चलानी हो, सरकार उसको अनुदान नहीं करेगी, वो सरकार उसे अनुदान देने में सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, जितना हो सकेगा सरकार उसको देगी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा लास्ट छठा पॉइंट है, वो मूल अधिकारों का छठा है, संविधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में यह बोला गया है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, यानी कि रिट, जो आपने सुना होगा ना, रिट निकालने की शक्ति प्रदान है। भाई किसी के साथ अगर कुछ भी इसका मतलब संविधानों का अगर गलत से प्रयोग होता है तो परिवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल कुछ याचिकाएं होती हैं। फर्स्ट में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध, चौथा है आपका उत्प्रेक्षण और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। ओके, तो मूल अधिकारों के आर्टिकल 32 हमारा यही बोलता है कि मूल अधिकारों के शामिल याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और साथ ही साथ अधिकार प्रच्छा। अब हम इसके आगे देखते हैं, मतलब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेक्षण क्या होता है, अधिकार प्रच्छा क्या होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति को गलत ढंग से बंद कर दिया जाता है, मतलब अगर उसे गलत ढंग से जेल में डाल दिया जाता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसी समय रेट जारी कर देता है, पूछता है कि क्यों बंद किया है। परमादेश का मतलब होता है कि यह उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिशियल लोग होते हैं ना, वो अपना काम ना कर रहे हो, सही ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, तो लिखित में सुप्रीम कोर्ट उनसे मांगता है कि आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो। वहीं प्रतिषेध की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निचले को जितने भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको ये बोलता है कि आप जो भी केस कर रहे हो, जो भी केस आपके यहाँ चल रहे हैं, उन्हें अभी मत करो, मतलब बंद कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने निचले कोर्टों को बोलता है कि आपके पास जो भी पेंडिंग केस बचे हुए हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। पांचवा पॉइंट है हमारा अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि अगर कोई भी अधिकारी ऐसा काम कर रहा हो जो कि उसके तहत में नहीं आता है, अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि मान लो कोई पुलिसमैन है, वो पुलिसमैन का काम छोड़ के कुछ और कर रहा हो, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है और उसको पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे 6 तक। इसके बाद के आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में ना तो पूछे जाते हो और वो कहीं भी, चाहे आप कभी ग्रुप डिस्कशन भी करोगे तो वहां भी इन चीजों को नहीं पूछा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो नोट करने लायक है। जो हमारे संविधान निर्माता थे, यानी कि जिनको संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, काफी बार, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा।
याद कर लीजिएगा इसको भी। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर कभी भी मौलिक अधिकारों का उन्मूलन हो रहा हो, किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के तहत अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो गाइस, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को लायक लगा हो या आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चीज़ और कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेंबर्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।